जो पूर्वज थे, यानी कह सकते हैं दादा परदादा, उनके पिता, तो अभी ये जमीन का टुकड़ा है और जमीन का टुकड़ा पर जो है कर देना होता था और वो कर देना होता था अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को अगर ये कर नहीं मिला तो आपकी जमीन की जो है, ये जमीन जो आपका है, इसको नीलाम करा दिया जाएगा, यानी अब इसकी नीलामी होगी। अब नीलामी में क्या होगा, मान लेते हैं ये होगा कि अब जो इसका एक तरह से कर बाकी है जो दे देगा उसकी जमीन हो जाएगी। तो उस समय का जो ये नियम है कि जो राजस्व चुकाता था, ठीक है, राजस्व जो एक तरह से चुकाया उसके पास जमीन रहेगी, जो नहीं चुकाता था, नहीं चुकाया है ना, चुकाता था, उसकी जमीन को नीलाम कर लिया जाता था। अब जिसको एक तरह से है कि वो उसका जो टैक्स है वो जमा करे, उस जमीन की जो नीलामी हो रही है उस जमीन को प्राप्त करे, तो ये तो अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया जमीन नीलाम। तो जो जिनके पास पैसा होता था वो अपने पास जमीन को ले लेते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की जमीन चली गई, वो लोग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं भूमिहीन हो गए। आज उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास सिर्फ एक तरह से आप कह सकते एक चारा बचा, वो भी मजदूरी करने का। जो भी हुआ वो पहले की बात है। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें कि अगर आपकी जमीन है और आपका जमीन का कोई फर्जी नीलामी का कागज बना, जमीन पर कब्जा करके और हमारे ऊपर मालिकाना हक का दावा कर लिया, कोर्ट में केस बहुत लंबा खिंचा रहा है, सर मुझे कोई उपाय बताएं, केस में मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, राजस्थान के बूंदी जिले का निवासी हूं, हम आपको बता दें सबसे पहले, देखें आपको करना क्या है कि ये जो मान लेते हैं कि वर्तमान में फर्जी नीलामी का कागज, सबसे बड़ी सवाल है यहां पर, फर्जी नीलामी का कागज, नीलामी का जो प्रक्रिया है वो आज तो नहीं हुआ, बहुत पहले का है। अब उसके अनुसार मान लेते हैं जमीन पर फर्जी नीलामी का कागज बनाकर अगर हुआ होगा तो उस जमीन का खतियान भी उसके नाम पर बना होगा। अब उसके नाम पर जमीन का खतियान है और जमीन पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है, और मालिकाना हक का वो दावा कर दिया। तो देखें इस प्रक्रिया में जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी मामला को जो है आप यानी कहें तो कोर्ट में ले जा सकते हैं, और अगर कोर्ट में ये लंबा खिंचा रहा है आपका मामला मान लेते हैं, तो वो भी आप अपने वकील पर प्रेशर बना सकते हैं कि आपका मामला क्यों लंबा खिंचाएगा। समय देखें, एक तरह से लंबा खिंचाने का जो कारण होता है वो ये होता है कि या तो दोनों पक्ष के एक तरह से ओर से पूर्ण रूप से कोई कागजात जो है नहीं दिया गया है, गवाही सही समय पर नहीं हुई, जवाब सही समय पर नहीं दिया गया, यानी इससे संबंधित कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है उसी समय एक्टिव रहे जिस समय केस किया गया। उसके बाद दोनों पक्ष जो है कहें तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा ये बाद में करेंगे, अगले तारीख को करेंगे, और ये समय बीतता गया, ना आपका सही समय पर गवाही हुई, ना आपका जवाब गया, और ना आपके पास प्रॉपर ऐसे दस्तावेज हैं जिससे आप ये साबित कर सकें। आप अपने वकील से बात कर सकते हैं कि आखिर वक्त कितना लगेगा, आखिर समय लगने की असली वजह क्या है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास कागजात है, आप अपने तौर पर सही हैं, तो समय लगने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, तमाम समस्याएं का हल निकलेगा। अगर आप भी किसी प्रकार का कोई सवाल जो है आपके पास, समस्या का हल चाहते हैं, आपको क्या करना है, आप @कानून की 99 को सर्च करेंगे। आप जाकर सर्च करने के बाद जो है, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहां पर आप अपना सवाल जो है वो लिखेंगे ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। सर हमारे परबाबा के नाम से जमीन जो है, यहाँ पर खाता नंबर भी है, 2 भाई का अलग जो है उसका परबाबा का पोता हमारे परबाबा का जमीन जो है पूरा जमीन लिख दिया है। वो आदमी जमीन जो है यहाँ पर एक तरह से छोड़ रहा है, क्या हम जमीन जो है बेच सकते हैं, उसका राइट नहीं बन रहा है। अगर जमीन देखें, मान लेते परबाबा के नाम से जमीन है, खाता नंबर भी 2 भाई का अलग अलग है, उसका परबाबा का पोता हमारे परबाबा के जमीन पूरा जमीन जो है लिख दिया है, वो आदमी जमीन नहीं छोड़ रहा है।
क्या हम जमीन बेच सकते हैं? उसका राइट नहीं बन रहा है। अगर जमीन हम जो है बेचते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखें, बेचने का तो अधिकार है। किसको अधिकार? देखें, ये जमीन में मान लेते हैं एक जमीन है जिसमें कि आप कह सकते हैं 6 लोगों का यहाँ पर जो है लोगों का हिस्सा है, हक है। अब 6 में से कोई अपना एक अगर हिस्सा बेचना चाहे, एक हिस्सा जो है अगर बेचना चाहता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, बेच सकता है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आप जाकर जो है बेच तो सकते हैं, लेकिन कानून ये भी कहता है कि बिना बंटवारा का आप नहीं बेच सकते। कानून ये भी कहता है, लेकिन बेचता है तो बेचने के लिए भी कोई स्वतंत्र है, बेच सकता है, प्रॉपर्टी है, बेचने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिस समस्याएं का हल जो है एक तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन देखें, अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी स्वतंत्र है अपने पैतृक संपत्ति का हक बेचने के लिए। हाँ, लेकिन कल को उसमें अगर आप किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो अन्य हिस्सेदार जो है आप पर दावा करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद अगर अन्य जो हिस्सेदार हैं अगर वो दावा करता है तो यहाँ पर समस्या खरीदार को भी होगा। सवाल है, सर मेरे पति की मृत्यु तय को जो है हुआ, उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरे पहले पति से 2 बेटियां हैं। एक 14 साल की है, दूसरा 16 साल की है। पिछले वक्त मेरी जो है यहाँ पर सास की भी मौत हो गई। मेरा सवाल है ये कि क्या मेरी बेटी को उनके दादी के नाम से जो घर है उसमें हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखें, हम आपको बता देते हैं कि जो बेटी आपकी है, यानी एक बेटी जो आपकी है, मान लेते हैं वो एक 14 साल की है और दूसरा जो है वो 16 साल की है, ये दोनों अपने पिता की संपत्ति के हकदार होंगे। आपका हक होता अगर आप दूसरी शादी नहीं करते, यानी इस संपत्ति के हकदार आप भी होते। अब लेकिन आपने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए इस संपत्ति के हकदार आपकी बेटियां हैं। कानूनी तौर पर इस संपत्ति का उत्तराधिकारी जो कि आपके पति की संपत्ति है, आपकी बेटियां ही होगी। यानी आपके पति की संपत्ति का हकदार और कोई नहीं होगा। तो इसलिए इस हक को आप प्राप्त कर सकते हैं, इस हक का दावा आप कर सकते हैं, इसलिए कि ये आपका कानूनी अधिकार है। सवाल है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जमीन मेरी मां के नाम पर है, केस हाईकोर्ट पटना में चल रहा है और इस बीच मेरे चाचा ने फर्जी रसीद कटाकर जमीन बेच रहा है। चाचा के साथ यहाँ पर जो है केस नहीं है और फर्जी रसीद एडीएम के यहाँ से भी रद्द हो चुका है, फिर भी ऑनलाइन रसीद देख के दबंग आदमी जमीन खरीद रहा है। मेरे चाचा के ऊपर यहाँ पर फॉर्जरी का केस भी हुआ। बताइए इस केस में क्या होगा? इतना समझ लें कि अगर कोई फॉर्जरी करता है तो अब उसको यानी जेल जाना पड़ सकता है। यानी भारतीय न्याय संहिता यानी नया कानून की अगर बात करें, नया कानून में जो है धारा 336 जो है इसमें इसका आप कह सकते हैं व्याख्या किया गया है। फॉर्जरी के बारे में हम स्पेशल जो है एक टॉपिक लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर फॉर्जरी का केस में क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है, कैसे गलत करने वाले लोगों को आप जो है आप चाहें तो जेल तक पहुंचा सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिन्होंने एक तरह से जालसाजी किया है ना, जैसे पहले बोलते थे 420, तो यानी 420 का केस लग गया इस पर, 420 ही किया है, एक प्रचलन चल गया था। अब ये धारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जालसाजी का दूसरा धारा है और वो सभी धाराएं बताएंगे। यानी जिसको लगाने के बाद अगर वो व्यक्ति सही में उस तरह का कार्य किया होगा तो जीवन में दोबारा गलती नहीं करेगा। तो मेरी मां के नाम से केवाला है, रसीद 2020 तक कटा हुआ है और मैं जो है परिमार्जन में शुद्धि पत्र मांगता है, वो मेरे पास नहीं है, अंचल में भी नकल नहीं है।
शुद्धि पत्र का क्या करें। देखें यहाँ पर जो है 2020 तक अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपका जो है माँ के नाम से सबसे बड़ी बात है केवाला है, 20 तक का रसीद कटा हुआ है। परिमार्जन में शुद्धि पत्र मांगने का मतलब ये है कि जो आपने परिमार्जन के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद यहाँ पर जो आपका रसीद कटा है उसका नकल आप दीजिए, और अंचल में भी नकल नहीं है शुद्धि पत्र का, वो नकल आप देंगे सबसे पहले। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एक आवेदन जो है अंचल अधिकारी को आप दे देंगे, ताकि मान लेते हैं आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अंचल अधिकारी को आवेदन दे देना है। आवेदन देने के बाद जो भी आगे का प्रक्रिया होगा वो होगा, जैसे भी होगा आगे का प्रक्रिया होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को समझ लें, इस प्रक्रिया को समझ लें, यानी ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है इसको समझ लें, ठीक है। यानी अंचल में अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो शुद्धि पत्र नहीं है तो आपका जो रसीद पहले से कटा हुआ है वो आप दे सकते हैं, अगर वो रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, जो भी है आप वो डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसलिए कि रसीद जो होता है अगर किसी का कटता है ना शुद्धि पत्र के बाद ही कटता है, यानी शुद्धि पत्र जारी हुआ तभी ये रसीद कटा होगा, और ये रसीद कटा होगा तो कोई अंचल के अधिकारी जो है इसको काटे होंगे। इसलिए ये भी जो डॉक्यूमेंट अब आपके पास है इसको भी आप जो है प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। सवाल है, पुराना खतियान एक आदमी के नाम से है जिसका बेटा 2 है, नया खतियान एक ही भाई का टोटल प्रॉपर्टी में नाम है, अब क्या होगा। अब देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखें जैसे पुराना एक खतियान है, अब इस खतियान में मान लेते हैं एक आदमी के नाम से है, इसमें एक आदमी का नाम है, ठीक है। अब ये खतियान था जिसमें कि एक आदमी का नाम था और जिसका 2 यहाँ पर जो है बेटा है, यहाँ पर ये भी बेटा, ये भी बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर नया खतियान जो बना उसमें एक ही भाई का टोटल प्रॉपर्टी, एक जो बेटा देख रहे हैं ना इसी के नाम पर पूरा आ गया, ये बेटा का नहीं आया। कानून क्या कहता है आप देखकर समझ सकते हैं, जहां पर संपत्ति में बराबर का हक है, एक बेटा के नाम भी आ गया तो भी संपत्ति का मालिक जो है यानी दोनों कहलाएगा। मालिकाना हक इसके पास भी है, लेकिन इसके पास एक समस्या है, इसके पास कागजात नहीं है, और इसके पास कागजात नहीं है तो इसके जो उत्तराधिकारी हैं, वंशज हैं, ये इनको परेशान कर रहा है, कह रहा है मेरा बाबा का नाम है, कोई कह रहा है मेरा परबाबा का नाम है, कोई कह रहा है मेरा पिता का नाम है, तुम्हारा यहाँ पर नाम ही दर्ज नहीं है, कहाँ से संपत्ति लेगा। ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है। इसी समस्या का हल अब कैसे निकलेगा, इस तरह का जो समस्या है ना उसका हल कैसे निकलेगा यानी अब जो है इनके जो वंशज हैं वो सिविल कोर्ट में केस करेंगे, और यानी केस करेंगे नया खतियान जो बना है उसको रद्द करवाने के लिए, और उस दावा करेंगे पुराना जो एक तरह से एक आदमी का नाम है उस खतियान के अनुसार, यानी पुराना कागजात के अनुसार दावा करेंगे, ठीक है। और पुराना कागजात के अनुसार आप उत्तराधिकारी हैं तो आपका भी नाम, यानी दूसरा जो यहाँ पर बेटा है अगर उत्तराधिकारी है तो उसका भी नाम दर्ज होना चाहिए। यही पूरा प्रक्रिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।